नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज से ठीक 7 दिन पहले जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क जाती है। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। हिंदुओं के घरों में भीड़ हमला कर देती है। हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं और साथ साथ हिंदू महिलाओं से बदसलूकी होती है। उनसे यह कहा जाता है कि या तो वो अपने बहू बेटियों को छोड़ दें तो उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं, यह कश्मीर फाइल की स्टोरी नहीं है, कश्मीर की कहानी नहीं है। यह 7 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ, यह मैंने उसकी कहानी बताई है। अब 7 दिन पहले जो हुआ उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आज बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 7 दिन बाद 7 दिन हो गए, 7 दिन बाद भी मुर्शिदाबाद में जो हिंदू अपना घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, आज भी वो उन्हीं रिफ्यूजी कैंप में पड़े हैं। 7 दिन बाद भी, और 7 दिन बाद भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का कोई मंत्री, पश्चिम बंगाल के टीएमसी और कांग्रेस का कोई भी सांसद अभी तक हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं पहुंचा है और जो हिंदू रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं उनमें नहीं पहुंचा। 7 दिन हो गए, 7 दिन। सोचिए इस देश में हिंदुओं की क्या दुर्गति है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जब हिंदू दरअसल अपनी बेसिक जरूरतों के लिए राहत शिविरों में गुहार लगा रहे थे कि हमको ठीक से खाना पानी मिल जाए, उस दिन ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ 2 घंटे मीटिंग कर रही थी और कह रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगी। तो सवाल यह है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 7 दिन तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इतना भी समय नहीं मिला कि वो दरअसल जाती और हिंदुओं का हाल पूछती, और 7 दिन बाद भी हिंदू रिफ्यूजी कैंपों में पड़ा है। तो आज 2 टूक में इस सवाल उठाना जरूरी है, मुर्शिदाबाद कब होगा हिंदू आबाद? वैसे ही मुर्शिदाबाद में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वहां डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन अब वहां जो बचे कुचे हिंदू हैं वो भी अपना घर बार छोड़ करके वो राहत कैंपों में रह रहे हैं और राहत कैंपों से वो जाना नहीं चाहते क्योंकि अब भी डर का माहौल है। वो कहते हैं, वहां पे कई लोग जो है वो रोकर अपनी कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब तक बीएसएफ है, केंद्रीय बल है, तब तक हम सुरक्षित हैं। जब ये केंद्रीय बल चले जाएंगे तब फिर हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। तो 7 दिन बाद भी पश्चिम बंगाल की सरकार उनको राहत शिविरों से निकालकर उनके घर नहीं पहुंचा पाई है, उनमें यह भरोसा नहीं दिला पाई है कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं। यह पश्चिम बंगाल का हाल है। तो सवाल आज इस पर जरूर होगा, मुर्शिदाबाद कब होंगे हिंदू आबाद? इससे पहले आगे बढ़े, मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित हैं उनकी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। वो आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इन साउंड बाइट्स के जरिए। सुनिए जरा। एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से, इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया। थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है वो, ये दीदी का, मेरा ताऊ जी का जो दुकान है, सब पूरा लूट कर लिया, माल उल लेकर भाग गया। फिर उधर से आके वो साइड से फिर घुसा 600-700 लोग, और सब बाहर से आया सर। इधर का नहीं है, इधर का थोड़ा है, थोड़ा बहुत, और बाकी उधर का है। मंदिर भी तोड़ दिया। पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस आया नहीं, 5-6 घंटा तक आया नहीं। उसका दुकान एक बिक्री करता, दूसरा दुकान दूसरा लूट लिया। एखनकार कुछ नहीं, वयस्क ससुर सासरी, खाना के लिए 2 छोटे बच्चा, किच्छु नहीं। बोल रहा है कि जितना दिन बीएसएफ है आपको उतने दिन सुरक्षित है, आप तब के बाद में आप क्या करेगा? आपको तो हम नंगा करके हम बगी में छोड़ देंगे, तब बांग्लादेश बैठा देंगे, अगला बोलता है। बांग्लादेश बनाने का धमकी देता है। यहाँ पे ये लोग का टारगेट है कि जितना हिंदू है मुर्शिदाबाद का अंदर सबको निकाल के इसको बांग्लादेश बनाएंगे।
আমরা ভিতরে আছি, আমার স্বামীকে ছেলেকে টেনে নিয়ে যে কোপাই মুখে ছাকনা লাগিয়ে লেগেছে। हाँ, वो शिव मंदिर था यहाँ पर, हो शिव मंदिर भी तोड़ा, काली मंदिर भी था, वो भी तोड़ा, 2 भी मंदिर तोड़ दिए। हाँ, उसके बाद हाँ मेरा दुकान था वहाँ पर, वो दुकान भी तोड़ दिए। हाँ, 60-65 साल से हम यहाँ पर रहे सर। हमारा दुकान 50-55 बच्चा से यहाँ हम करते थे। यहाँ हमारा वयस हो गया 70 बच्चा। आज देखिए शनिवार को हम सवेरे से हम दुकान करते थे, हमारा 2 लड़का और मैं। देखते हैं जब लोग चलाता है समोसा फरसा काती लेकर जब चलाता है तब का हम किया ताला बंद करके और भाग कर चलाया। देखें आने पर ये थोड़ा 10 मिनट में आने के देखते सब भांगचूर करते। ये लोग चाहते हैं हम इस इलाके को बांग्लादेश बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, हम सब कब्जा कर लेंगे, यही इन लोगों का टारगेट बनाता है। शायद हमारा बात बोला 4 बेटी है, वो तो घर पे रहती नहीं है, सब बोलती है कि रेप करके छोड़ दूंगी, नंगा करके। कैसे रहेगी मेरा बेटी, मेरा लड़का लड़की छोटा छोटा है, कहाँ पर रहेगी? ये ऐसी करके थी। पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो आओ हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं महिला लोग जो हमारे साथ जो हुआ अब नहीं चलेगा ऐसा, जो राष्ट्रपति शासन चाहे हम लोग। ये सिलेंडर जला के पेट्रोल बम फेंका, हाँ बम विचार करा, सब घर द्वार जला दिया, गोरू बकरी सब पुरा दिया, ट्रैक्टर पुरा दिया, गौ माता पुरा दिया, हमारा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक का जेरेस, दलील जमीन का कुछ नहीं है, सब हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ कर दिया, हमारा फैमिली चोर। मुसलमान धमकी दिया कि जब यहाँ से खुश चल जाएगा तब गाज के बन को पुरा के टंगेगा। एक माँ कह रही है कि मेरी बच्ची कैसे रहेगी, क्योंकि वो लोग आते हैं कहते हैं तेरी बेटी को रेप कर देंगे। एक माँ का दर्द समझिए, जिनके घर उजड़ गए उनके दर्द समझिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी टाइम नहीं मिला है। हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल लिया। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की टीम भी वहां पहुंची है। आज वो वहां दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी गई है। दिल्ली से लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन कोलकाता से किसी के पास मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं है। तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। आज 5 सवालों के इर्द गिर्द मैं कोशिश करूंगा आज की डिबेट में। इन 5 सवालों का जवाब तो मुझे लगता है देश को मिलना ही चाहिए। कौन से 5 सवाल है, वो सवाल आपके सामने, उसके बाद आज के मेहमानों से परिचय करवाऊंगा। आज सवाल यह है कि हिंसा के 7 दिन बाद भी आखिरकार मुर्शिदाबाद के हिंदू अपने घर क्यों नहीं लौट पाए हैं। 7 दिन बाद, 7 दिन बहुत होते हैं, हिंसा हुई उसके बाद 7 दिन बाद भी आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मेरा आज का, हिंसा के 7 दिन बाद भी आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने का समय क्यों नहीं मिला। 7 दिन बाद भी उनको समय क्यों नहीं मिला। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, ममता बनर्जी मौलानाओं से मिली, लेकिन उनके पास इतना वक्त क्यों नहीं था कि वो राहत शिविरों में रह रहे हिंदुओं से जाकर मुलाकात करती है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, मेरा आज का सवाल नंबर 4, ममता बनर्जी का कोई भी मंत्री, ममता बनर्जी चलो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं, लेकिन ममता बनर्जी का एक भी मंत्री अब तक जो है वो पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचा, हिंसाग्रस्त इलाकों में नहीं पहुंचा। क्यों? सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 5, कांग्रेस और टीएमसी का एक भी जो स्थानीय जो आसपास के सांसद है उनमें से एक भी सांसद अब तक हिंसाग्रस्त इलाकों में या हिंदुओं का हाल पूछने क्यों नहीं पहुंचा। ये 5 सवाल जो हैं वो आज इस 2 टूक में इसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आज जो जुड़े हैं 4 मेहमान, उसमें मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा।
मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं, टीएमसी की नेता हैं सोफिया खान जी। मेरे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जुड़े हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर शिवानंद। मेरे साथ रोहन दुआ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत सोफिया खान, 7 दिन बाद 2 सवाल, 5 सवाल मैंने उठाए थे लेकिन 2 सवालों से शुरू करता हूँ। 7 दिन बाद दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुँच जाती है, दिल्ली से NCW की टीम पहुँच जाती है, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुँच जाती है, कोलकाता से राज्यपाल पहुँच जाते हैं। 7 दिन बाद भी हिंदू अपने जो हैं वो खौफ के साए में हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और ममता बनर्जी के पास, उनके किसी मंत्री के पास टाइम नहीं है वहां जाने का। क्यों? नमस्कार आप सभी को। आपने कहा मुर्शिदाबाद, मैं उसी शेर को रीडिफाइन करना चाहूंगी। मुर्शिदाबाद कब होगा षड्यंत्रों से आजाद? देखिए, ये जो 2021 के बाद, 2021 चुनाव के बाद बंगाल को जो जलाने की जो चेष्टा की जा रही है, इसमें देखिए अभी मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूं कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, उसकी सबसे पहली बात है कि हम सब खेद प्रस्तुत करते हैं। ममता बनर्जी ने भी पीस की अपील की। आप बार बार कह रहे थे इमाम और मुअज्जिन से मिली। हाँ, बिल्कुल मिली। इमाम और मुअज्जिन से मिलने का उनका एक ही मकसद था कि इमाम और मुअज्जिन के द्वारा वो जो आम मुसलमान है, जो ऑब्वियसली उनके धर्म गुरु की बात को ज्यादा मानते हैं, पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा मानते हैं, ताकि वो उनके द्वारा अपील करवा सकें कि आप लोग प्रोटेस्ट लगभग ना करें। बंगाल में प्रोटेस्ट जो है वो होने के कारण इतनी सारी समस्याएं हो गई, खासकर मुर्शिदाबाद और जितने भी बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अमन और शांति बनाए रखिए, आप लोग आम मुसलमानों से अपील कीजिए, आप लोग मतलब जितने भी इमाम और मुअज्जिन हैं, ताकि वो लोग बंगाल में कम से कम शांति बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को एक कह सकते हैं ना, एक मुद्दा मिल गया है, एक कह सकते हैं एक मौका मिल गया है जिसमें वो इस तरीके के विवाद करवा रहे हैं या षड्यंत्र करवा रहे हैं, या हम खुलेआम अगर कहेंगे तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा की वही मंशा है जो 2014 से देश में चली आ रही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इससे आगे वो लोग बढ़ ही नहीं पाए हैं 2014 के बाद। मुर्शिदाबाद एक, मैं बता दूं जनता को, मुर्शिदाबाद एक बॉर्डर क्षेत्रीय है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ कि राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, होना चाहिए, लेकिन हाँ, चूंकि बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सिर्फ सोचने की बात है कि जो बॉर्डर क्षेत्रीय है वहीं पर ये सारे दंगे क्यों देखे गए। कहीं ना कहीं इसमें क्या चूक हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से? क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है? ये देखिए, ये रिपोर्ट, ये मैं अपना संदेह जाहिर कर रही हूँ। ये रिपोर्ट अगर आएगी, IB डिपार्टमेंट से कुछ हद तक सुनने में ये भी मिला है कि कुछ लोग बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, वो लोगों ने आकर दंगा किया। अभी एक मैं सुन रही थी, आपके एक पीड़ित परिवार के लोग भी कह रहे थे कि वो स्थानीय लोग नहीं थे। अभी मैंने सुना स्थानीय लोग नहीं थे, अभी पीड़ित ने कहा। तो इससे समझ में आता है कि वो स्थानीय लोग नहीं थे, तो वो लोग कहां से आए और क्यों आए, इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट को पता लगाना चाहिए। सोफिया खान सुनिए, सोफिया खान सुनिए, सोफिया खान सुनिए, मैंने आपको ना 2.5 मिनट तक नहीं रोका, मैंने नहीं रोका, सुनिए, मैंने हाँ, मैंने 2.5 मिनट नहीं रोका, इसलिए नहीं रोका मैंने, क्योंकि मैं रोकता, क्योंकि आप मेरे सवाल का आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आप ट्रैक बदल लिया आपने एकदम, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपको नहीं रोका, क्योंकि अगर मैं रोकता तो आप फिर विक्टिम कार्ड निकालती कि भाई बोलने नहीं देते, ठीक है। मैंने इसलिए बिना रोक टोक ढाई, अब मैं आपके झूठ को पकड़ना शुरू करता हूं, आपके एक एक झूठ को पकड़ता हूं। वैसे ममता बनर्जी भी झूठ बोल चुकी है, आपकी सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने भी झूठ बोला, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, कहा कि बिहारी लोग इसमें, यूपी बिहार के आउटसाइडर, ये सागरिका घोष सांसद हैं, टीएमसी के टॉप मोस्ट नेता से लेकर नीचे तक सांसद और सांसद के नीचे सब लोग जो हैं झूठ फैलाने में लगे। सांसदों के इस तरह की फेक न्यूज फैला रही हैं। ये जो उन्होंने वीडियो शेयर किया पुराना वीडियो था, आज इसका फैक्ट चेक हो गया। ये तो बिहारी कर रहे थे ना, बिहार से आए, बिहारी आए, उन्होंने हिंसा करी, टोपी। मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। अभी तो आपको मैंने 2.5 मिनट रोका नहीं, और मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया आपको जो है पीड़ा हो गई, जैसे ही मैंने सच बोलना शुरू किया।
सुनिए तो सही, आपकी सांसद का चेहरा तो देश को, आपकी सांसद का चेहरा तो देश को दिखाने दीजिए। अरे आपकी सांसद का चेहरा तो देश को दिखाने दीजिए। आप बीजेपी करती रही, मैंने आपको रोका ही नहीं, क्योंकि आपको हक है बीजेपी पे आरोप लगाने का, लेकिन आपकी सांसद महोदय का चेहरा हमको भी दिखाने का हक है ना। अगर वो झूठ फैलाएंगी तो फिर उनका झूठ तो हम बेनकाब करेंगे। बिहारी बाहर से आके टोपी पहन के, हिंदू बिहारी, हिंसा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा जिगरा चाहिए सच सुनने के लिए। सच कड़वा होता है, मुझे मालूम है, सच पीड़ा देता है। दूसरा सच, आप कह रही हैं बाहर ही थे। ये मेरे पास पश्चिम बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं लोकल यूथ थे, उनके पास बम थे। ये पुलिस रिपोर्ट कह रही है, ये कह रही है कि लोकल यूथ थे, निकले, उन्होंने पुलिस पर, उन्होंने गाड़ियां फूंक डाली। देखिए कितना दर्द हुआ आपको, कितना दर्द हुआ। मैंने तो आपको NHRC की रिपोर्ट दिखाई नहीं, मैंने आपको महिला आयोग की रिपोर्ट दिखाई नहीं, वो तो अभी आएगी। आपको तो मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इससे बड़ा आईना क्या होगा? आईना देखकर सोफिया जी मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती, लेकिन मुझे कुछ ऐसी लाइनें याद आ रही हैं। आईना देखकर अपनी शक्ल डर जाते हैं वो। तो ये आईना आपको दिखाया, आप डर गई। आपको आईना दिखाया, डर गई। अशोक जी भाजपा के प्रवक्ता, आपको आईना दिखाया, डर गई। ये मैं भाजपा सुनिए ना, भाजपा प्रवक्ता के पास भाजपा प्रवक्ता तो सुनिए, भाजपा प्रवक्ता तो बोलने के लिए हाथ उठा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता बोलने के लिए हाथ उठा रही है, लेकिन मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। हाँ, मैंने तो आपका झूठ पकड़ा। अब मतलब ये भी चाहते हैं, देखिए नेता लोग ये भी चाहते हैं कि पत्रकार उनका झूठ भी ना पकड़े, उनको झूठ फैलाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनके सांसद झूठ फैलाएं, मुख्यमंत्री कुछ मर्जी कहती रहें, पुलिस की रिपोर्ट से इतर आके कुछ भी कहते रहे, और हमने आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। हमने आईना दिखाया। अरे सुनिए सोफिया जी, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी आईना दिखाऊंगा तो फिर आपको और तकलीफ होगी। हाँ, मुझे मालूम है जब चेहरे पर दाग हो तो आईना देखना बुरा लगता है। बहरहाल आपकी डिमांड पर मैं बीजेपी की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बिल्कुल परेशान हो गई हैं मेरे सवालों से। मेरे पास सब जवाब है। मेरा जवाब तो आप एक भी नहीं दे पाए जो मैंने उठाया। मुझे यही बता दीजिए, मुझे अच्छा मुझे पहला ही सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे पहले ही सवाल, आप प्रधानमंत्री पे आ गए, पहले ही सवाल का जवाब दे दीजिए। 7 दिन, अब सुनिए ना, ये सुनिए, गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। सुनिए, गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं कर रहा हूं। गली मोहल्ले के झगड़ों की तरह मत करिए सोफिया जी, गली मोहल्ले के झगड़ों की तरह मत कीजिए। जैसे गली मोहल्ले में झगड़ा होता है ना, सास बहू लड़ती है, या सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा, हिम्मत है तो जवाब, इनकी आवाज अब बंद कर दीजिए। हो गया, ये सास बहू सीरियल बहुत हो गया इनका, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अब एक सवाल का जवाब नहीं, मैंने एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे। मैंने कहा 7 दिन से हिंदू क्यों है वहां पर राज शिविरों में? 7 दिन तक किसी को टाइम नहीं मिला, ममता बनर्जी को टाइम नहीं मिला, उनके मंत्री को नहीं मिला, उनके सांसद झूठ फैला रहे और इनको जवाब देते नहीं बनता। एक जवाब नहीं दिया, 2.5 मिनट तक गाना गाना है, और उसके बाद मेरे से ऐसे लड़ रहे जैसे मैं सास बहू हूं इनकी। सीधा सवाल पूछा, हिम्मत है तो बताइए। शाहरुख पर गया। देखिए, देश जलाने वालों से ना टीएमसी अकाउंटेबिलिटी वो कह रहे हैं देश तो आप जला रहे हैं भाई, बीजेपी वाले जला रहे हैं। टीएमसी देश जलाने वालों को लाइसेंस देती है, पता है कब? अगर जो देश जला रहे हैं वो इनके वोटर हैं तब, और यही इनकी पार्टी की सच्चाई है। देखिए, हाई कोर्ट ने न्याय देने की बात करी तो ये सारे सड़क पर उतर आए। उसके बाद वक्फ बोर्ड में अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये चिल्ला के कहते हैं माइनॉरिटी राइट्स। लेकिन जब हिंदुओं के घर जलते हैं, वो अपने घर से दूर चले जाते हैं, अपने ही देश में, अपने ही घर के पास रेफ्यूजी बनकर जीते हैं, तो इनमें से किसी की भी आवाज नहीं निकलती। ये सारे के सारे चुप बनकर बैठ जाते हैं। ममता दीदी के पास आग में घी डालने का टाइम तो है, क्योंकि अपने
अपने वोट बैंक को संभालना है, लेकिन जो सच में पीड़ित हिंदू है उनके जाकर ये हालचाल नहीं पूछ पाई। चलो ममता दीदी जाकर हालचाल नहीं पूछ पाई, इतनी बड़ी सरकार चलाती है, किसी और को भेज देती, कोई और मंत्री चला जाता, कोई सांसद चला जाता, कोई नहीं गया। इस बात से ये बात साफ प्रूव होती है कि कोई भी रिफॉर्म इस देश की भलाई के लिए आता है ना अशोक जी, कोई भी रिफॉर्म, उसमें देश तो खुश रहता है लेकिन पश्चिम बंगाल जल जाता है। ये बिल के बारे में बात नहीं है, ये एक्ट के बारे में बात नहीं है, ये सरकार के बारे में बात है, ये सरकार का फेलियर है पश्चिम बंगाल की। मैं एक दो बातें और बताना चाहती हूं। हम वक्फ बोर्ड में जब प्रॉपर्टी के मिसयूज की बात करने लगते हैं, ये सारे तिलमिला जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तिलमिला जाते हैं ना। इनको थोड़ा सा आईना और दिखाया जाए। 9 लाख एकड़ है वक्फ के पास, आपको पता है इस देश की। चारू जी मेरी बात सुनिए ना, आप ये तो मामला अभी कोर्ट में है। देखिए मुझे लगता है मैं उस पे जा ही नहीं रही, मैं कोर्ट की बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो अदालत फैसला करेगी हम मैं कोर्ट की बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश की तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग आपको पता है क्या है? वक्फ बोर्ड। तीसरी सबसे बड़ी, आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद, और तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग जिसके पास 2.25 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो सालाना करीब 100 करोड़ ही कमा पाते हैं। भाई ये पैसा जो आता, ये मुस्लिम भाई बहनों के वेलफेयर पे खर्च होता ना, उनकी भलाई के लिए, उनको समाज में उद्धार करवाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्विसेज की तैयारी में कोचिंग सेंटर में भिजवाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता। ये पैसा कहां चला गया? आप क्यों नहीं मुसलमानों को समझा पाए? चारू जी आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी, उनके भले के लिए आप कर रहे हैं, उनको समझा क्यों नहीं पाते आप? बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी। देखिए ये जो एक्ट हमने लाया है, पहली बात तो ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है। ये इस बात पर भी चिल्लाते हैं, इसलिए मैं ये बोल रही हूं, जब संसद के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद वोट करके एक कानून लेकर आते हैं जिसमें जेपीसी भी बैठी थी, ये उस पे भी चिल्लाने लगते हैं। देश का मुसलमान खुश है, आप एंडोर्समेंट सुन लीजिए, चाहे वो अजमेर से आ रही हो या मुस्लिम महिलाओं से आ रही हो, देश का मुसलमान खुश है। खुश कौन नहीं है? ये वो नेता, वो बड़े लोग जो लैंड माफिया के साथ हाथ मिलाकर वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पते चले जा रहे थे, वो लोग खुश नहीं है। देश में तो आप बाकी किसी भी जगह जाकर देख लीजिए, हम दिल्ली में इस समय बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है। सारी की सारी समस्या उस प्रदेश से आती है जहां पर इन्होंने देश का विभाजन करना, हिंदू मुस्लिम को बांटना, अपना फुल टाइम जॉब बना रखा है, और इसी बात से इनकी राजनीति चलती है। सोफिया खान, सवाल एक बड़ा ये है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल ये है कि देश भर में कहीं दंगे नहीं हुए। ठीक है, कुछ जगह प्रोटेस्ट हो ना, किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग जो हैं कोर्ट में गए, वो भी उनको अधिकार है। सिर्फ एक मिनट, आंदोलन की कोई परेशानी ही नहीं है इस देश में, लेकिन आप आंदोलन के नाम पर आतंक नहीं मचा सकते। मैं वही कह रहा हूं कि सिर्फ बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है भाई, कहीं और हिंसा क्यों नहीं होती? अशोक जी, सबसे पहले मैं चारू जी को बता दूं, ये जो कह रही हैं कि मुसलमानों का भला, अरे भाई कितनी मुसलमान महिलाएं जो है वो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके आंकड़े मैं लेना चाहूंगी। और कितने मुसलमान जो है हिंदुओं के मठ और मंदिर में या उनके बोर्ड्स में है, वो भी जरूर बताइएगा। ये मैं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संदेह कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के मंशा पर भी संदेह कीजिए। आप मुसलमान क्या समझेगा जब सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के टेंपल के कितने सारे बोर्ड पर नॉन हिंदू बैठे हैं। सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट, मेरा एक मिनट सोफिया जी, चारू जी, दोनों से मेरा एक मिनट रुकिए, दोनों की आवाज जरा बंद, दोनों की आवाज बंद कीजिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात, सोफिया जी मेरी बात सुनिए, और चारू जी आप भी सुनिए। मैं कह रहा हूं वक्फ पर हम बहुत बड़ी डिबेट कर चुके हैं, इस पर देश की सर्वोच्च अदालत में डिबेट चल रही है कि इससे मुसलमानों का भला होगा नहीं होगा। आज मैं वक्फ के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, वो तो चर्चा अदालत में चल रही है ना। लेकिन एक बात सोफिया जी सुन लीजिए, 1 मिनट, मैंने कहा 1 मिनट सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए 1 मिनट। मैंने फिर कहा, मैंने चारू जी को भी अनुरोध कर रहा हूं, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, वहां आपके भी वकील खड़े, इनके भी वकील खड़े, लड़ने दीजिए उनको, जो संविधान के तहत होगा वो कोर्ट फैसला कर लेगी। लेकिन सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं, मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन आज ही 122 ऐसे मैंने मंदिरों की लिस्ट निकाली है, हिंदू संस्थाओं की 122 लिस्ट है, जिसमें मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग, 122 बोर्ड के नाम है मेरे पास। लेकिन मेरा आज का डिबेट का विषय नहीं, लेकिन अगले हफ्ते डिबेट जरूर करूंगा, क्योंकि 122 लिस्ट है मेरे पास जो हिंदुओं की जगह है और जिसमें मुसलमान लोग हैं, बाकी लोग हैं। तो ऐसा मत कहिए,
वो खैर कोर्ट में चल रही है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं सोफिया जी, 7 दिन बहुत होते हैं, सुनिए ना, सुनिए मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। बंगाल में पास ये आंकड़े नहीं, आपके पास कहां से आ गए? ठीक है, भेज दीजिए ना उनको। हाँ बिल्कुल भेजूंगा ना, मैं तो भेजूंगा, डिबेट भी करूंगा ओपन, मैं तो बिल्कुल ओपन डिबेट भी करूंगा। यदि आंकड़े निकालिए कि कितनी अरे सुनिए ना, अगले हफ्ते करूंगा डिबेट, आइए बुलाऊंगा आपको। अब चारू जी से पूछिएगा जरूर, मुसलमान महिलाओं के लिए कितनी सांसद और कितने विधायक हैं? नहीं, मुझे नहीं पूछना, क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग 7 दिन से हिंदू को उनके घर नहीं पहुंचा पाए, 7 दिन से वो डरे, और इसीलिए बार बार आप इधर उधर जा रही हैं, इसीलिए बार बार इधर उधर जा रही है, क्योंकि आपके पास एक मिनट चालू जी, आपके पास जवाब नहीं है। इनकी आवाज बंद करिए आवाज इनकी। सुनिए सोफिया खान, अगर हिंदुओं के ऊपर बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगा। बहुत इधर उधर की अगर आपको वो करनी है, बकवास करनी है, तो मेरे डिबेट में जगह नहीं है। आज का मैं शो तय करके आया हूं, मैं मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पे बात करूंगा, और आप भाग लिया इधर, कितने मुस्लिम उतने मुस्लिम, इतने मुस्लिम। आपकी जिम्मेदारी बनती है उन हिंदुओं को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना। उस जिम्मेदारी से भाग रही हैं आप, क्योंकि वो हिंदू है ना। टोपी पहने मौलानाओं के बीच ममता बनर्जी जाएंगी, हिंदुओं के पास नहीं जाएंगी, 7 दिन तक नहीं गई, क्योंकि मौलानाओं से वोट मिलते हैं। ये ममता बनर्जी ने कहा था कि जो दुधारू गाय होती है ना, उसकी लात खानी पड़ती है, वो वही लात खाने जाती है जहां से वोट मिलते हैं। फिर से कह रहा हूं, मेरी आज की डिबेट में सिर्फ हिंदुओं की बात होगी, जिनको आप लोगों की सरकार ने रिफ्यूजी बना रखा है। इधर उधर की बात नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। आप चिल्लाते रहिए, मैं आपकी आवाज नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप जा भी सकती हैं इस डिबेट को छोड़ करके, अगर आपको इधर उधर की बात करनी है। डॉक्टर शिवानंद, मैंने तो कांग्रेस के नेता भी चुप बैठे हैं। ठीक है, आप लोगों का उनसे सहयोग है, आप लोगों की उनसे जो है आपके गठबंधन में है, लेकिन हिंदू हैं इसलिए कोई पूछेगा नहीं। ऊपर से आपके नेता राशिद अल्वी कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब कितने आसानी से क्रिया की प्रतिक्रिया, हिंदू मर जाए। मैं आपको एक खबर बता दूं, ये मेरे पास खबर है आज की सर, पता नहीं आपको रोना आएगा नहीं आएगा, मुझे तो रोना आ रहा है इस खबर को पढ़कर। ये जो 2 पिता पुत्र की हत्या हुई है ना, जिनको लिंच करके मार दिया गया है, वो बेचारे आज जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनको पंडित और नाई नहीं मिला। ये वहां की खबर बता रहा हूं, पंडित और नाई नहीं मिला, क्योंकि वहां डर का माहौल है कि पंडित और नाई ने अंतिम संस्कार, उस परिवार ने अंतिम संस्कार खुद किया है। सर इसके बाद भी अगर कोई हिंदुओं के लिए बोलेगा नहीं इस देश में, मतलब हिंदू ऐसा बेचारा बना दिया आपने, ऐसा लाचार बना दिया आप लोगों ने, क्यों सर? अशोक जी, हिंदू हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने भाईचारा है और हमेशा रहेगा। संविधान ऐसा नहीं बोला है किसी मुस्लिम को सपोर्ट करो, हिंदुओं को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है। ये जो दंगा हो रहा है इसका जांच होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हो रहा है इसका मैं निंदा करना चाहता हूं। और इसमें देखिए सिचुएशन क्या है, केंद्र सरकार के पास रॉ है, सीबीआई, ईडी है, और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद दौरा करके ममता बनर्जी से बात करके जो भी जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो शांति होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये नहीं बोला कि देखिए कोई भी आदमी अभी कोरोना में कोई भी आप हिंदू की बात करें, मैं भी एक हिंदू हूं, एक लिंगायत हूं, एक पंडित हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे तो मुस्लिम भाईचारा जाके उनको मदद करना चाहिए, मुस्लिम को कुछ तकलीफ हो रही तो हिंदू लोग जाके मदद करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठा रहे हो, ये एक ही पश्चिम बंगाल का नहीं है सर। आप जाइए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, आप जाइए मणिपुर जल रहे, एक बार भी देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी नहीं गए। मैंने खुद सर अमित शाह वहां 2 दिन तक डेरा, सुनिए मैं फैक्ट चेक कर रहा हूं, अमित शाह जी वहां 2 दिन तक डेरा डाल के बैठे थे,
बोलिए। अच्छा बात तो सुनिए अशोक जी। सोनिया मैंने सही कर दिया, अब आप बोलिए। जी मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने खुद आवाज उठाया। मैंने खुद मणिपुर जल रहे, आज तक यूक्रेन जाके युद्ध रुका सकते देश के पंतप्रधान, इधर मणिपुर जल रहे, अदरस में दंगा हो रहे, तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। तभी ये मुद्दा गर्म होने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरे नाम से न्यूज आया, आने के बाद देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक टीम बनाया, एडिशनल सेक्रेटरी इंडिया के उत्पल जी खुद 10 लोग टीम बना के मणिपुर गए। उसका रिपोर्ट के आधार से वहां के चीफ मिनिस्टर का रिजाइन लिया। ये मीडिया को थैंक्स बोलता हूँ, अशोक जी आपको भी थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मीडिया एक चौथा आधार स्तंभ है, हमको बात रखने का एक अधिकार है और हक है, ये संविधान ने हमको दिया है। दूसरी बात, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने उधर जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक पश्चिम बंगाल सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के हिंदुओं के है ऐसा नहीं है, सब समाज के सब धर्म को लेके जाने का है। और कोई भी दंगा उधर हो रहे, शांति रखना ये पूरा जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरी तरह से जिम्मेदारी है। उनको अगर तबीयत ठीक नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इतना है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे दंगा नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड के देखिए, वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेके डॉक्टर शिवानंद सुनिए, मैं आपको चाहता था आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे, नहीं रोका। एक बात, आप संविधान कर रहे हैं, राहुल जी संविधान करते हैं, संविधान में कहाँ लिखा है कि हिंदू रिफ्यूजी कैंप में हो तो उनका हाल पूछने नहीं जाना चाहिए? ये संविधान में नहीं लिखा। एक मिनट, नहीं लिखा ना? अरे तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ 7 दिन से एग्जैक्टली मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप देखिए, आप भी कितनी, आपने बड़ी अच्छी बातें की, गुडी बातें की, बहुत अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम वाला होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। सर ये पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट कहती है, पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि वहां हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं, ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि हिंदुओं के घरों को वहां पर जाके पहले चिन्हित किया गया, ब्लैक वहां इंक मार्क की गई कि ये हिंदू के घर है, इनको मारा जाए। तो जब हिंदू मारा जाएगा तो सवाल है, ये सवाल तो उठेंगे। और फिर मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, संविधान में नहीं लिखा कि सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ना ममता बनर्जी के पास टाइम होता है, आप लोग मणिपुर सीधा पहुंच जाते हैं, आप लोग आपका कौन सा नेता गया, कौन सा नेता मुर्शिदाबाद गया? सर मेरा सवाल पूरा हो जाए, एक मिनट, कौन सा नेता मुर्शिदाबाद गया राहत शिविरों, मुझे एक का नाम बता दीजिए कांग्रेस का। और दूसरी बात, यहां पर बैठ के राशिद अलवी कहते हैं कि भाई ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब हिंदू मरे तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये कौन सा जस्टिस है सर? और कौन से संविधान में लिखा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? अशोक जी, हमारा नेता ने क्या बोला वो गलत दिखाए गए। कोई भी हिंदू हो, मैं भी एक हिंदू हूं सर, सुनिए, मैं भी एक हिंदू हूं, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसका निंदा करना चाहता हूँ। राशिद अलवी के बयान की निंदा कर सकते हैं आप? बात सुनिए, मैंने उन्होंने क्या बोला मैंने नहीं सुना। यही तो दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है सर, मेरे को पता नहीं है, यही दिक्कत है सर। 3 दिन से सर राशिद अलवी का बयान चल रहा है मीडिया में। इधर सुनिए, इसके पूरा जिम्मेदारी बीजेपी आरएसएस है। हाँ बिल्कुल, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इसके जिम्मेदारी लेके उनका टीम भेजिए। राशिद अलवी तो बीजेपी के नेता हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, उन्होंने जाके बैठक लेना चाहिए। मतलब हिंदू मरेगा, वही तो मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ। मणिपुर में कुछ होगा, मणिपुर में कुछ होगा तो राहुल गांधी जाएंगे, कांग्रेस की टीम जाएगी। हिंदू मरेगा तो फिर भैया ये तो नरेंद्र मोदी जाने, हिंदू मरेगा तो कांग्रेस वाले कहेंगे तो पंतप्रधान की जिम्मेदारी है। हमारा क्या मतलब, हिंदू तो मर रहा, मरने दो, हिंदू तो होता ही हिंसक है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। यही दिक्कत है इस देश में यही दिक्कत है कि जब हिंदुओं की बारी आती है सबके होठों पे ताला लग जाता है, फिर सब हिंदू कहते रहते हैं नहीं, बड़े संविधान की बातें करने लगते हैं, गुड़ी बातें करने लगते हैं। जब हिंदू मरता है तो सब गुड़ी बातें करते हैं, फूल खिलेगा गुलशन। और जब एक कोई लिंचिंग हो जाए किसी और उसके साथ तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। फूल खिलेगा गुलशन बंद करिए सर, हिंदुओं के दर्द को, तकलीफ को समझिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद कब होगा हिंदू आबाद, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 7 दिन से हिंदू वहां पर राहत शिविरों में बैठे हैं, लेकिन
अब तक जो उन राहत शिविरों में कोई कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा, कोई टीएमसी का नेता नहीं पहुंचा, मुख्यमंत्री नहीं गई, कांग्रेस और टीएमसी का कोई सांसद नहीं गया उनका हाल पूछने, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने कोई नहीं गया। इस देश में हिंदुओं की क्या स्थिति बना रखी है कि उनके साथ कुछ हो जाए उनको पूछने वाला कोई नहीं है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं चारू प्रज्ञा, मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं, टीएमसी के नेता हैं, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, रोहन दुआ मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रोहन दुआ, आपने इस कहानी के तीनों पक्ष आपके सामने हैं, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, और एक चौथा पक्ष है वो हिंदू जो डर कर अभी अपने घरों में नहीं जा पा रहा है, घर से पीड़ित है, वो कह रहा हम जाएंगे नहीं। एक माँ कह रही है, वो आके कहते हैं तेरी बच्ची का रेप कर देंगे। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अशोक जी, मैंने जब कांग्रेस का पक्ष सुना और टीएमसी का पक्ष सुना, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ। मुर्शिदाबाद के पास में रहते हुए एक शहर है बहरामपुर, जहाँ से एमपी है, फर्स्ट टाइम एमपी, देश के बड़े कद्दावर प्लेयर रहे और बचपन में मैंने इनका खेल बड़ा फॉलो किया, दिल से बड़ा फॉलो किया। पर आज सच बता रहा हूँ, पत्रकार की हैसियत से भी और स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट की हैसियत से भी मैं बड़ा दिल से बड़ा आज टूट चुका हूँ कि जब यूसुफ पठान, इतने बड़े खेल खेलने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले, जिसको देश ने इतने बड़े पदक लाने के बाद में सम्मान इतना दिया हो, वो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव जीत के आते हैं, लोकसभा से एमपी है। मुर्शिदाबाद, जहाँ पे एपी सेंटर, उस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बहरामपुर से 3 दिन बाद, 8 के बाद, अप्रैल के बाद में, वो एक तस्वीर डालते हैं चाय पीते और स्नैक्स खाते हुए। वो तस्वीर आपको आज बयां करती है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन नेताओं को खुली छूट दी है कि चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो पेट्रोल बम पाए जाएं परगनास में या बहरामपुर में या मुर्शिदाबाद में, हौसले जो हैं वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बुलंद होंगे। मेरा सिर्फ उससे ऑब्जेक्शन है। चलिए मुर्शिदाबाद से बाहर आ जाते हैं। 2 और एमपी उसके साथ में लगे हुए शहर के, मुर्शिदाबाद भी एक लोकसभा एमपी है, बहरामपुर भी है, और साथ में एक और लोकसभा एमपी है जहां से भी और माइनॉरिटी से ही आते हुए 2 लोकसभा एमपी हैं, अबू ताहिर, और एक और एमपी है मुस्लिम कम्युनिटी से ही। क्या इन तीनों लोकसभा नेताओं ने यह प्रयास किया कि जाके वो कैंप इन माल्डा में उन विक्टिम से जाके मिल सके? मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए मैं कहता हूं आप तृणमूल को भी आप भूल जाइए, कांग्रेस को भी आप भूल जाइए, एमपी तो एमपी है, उसके लिए तो जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं सामने, जो लोग वहां से आ रहे हैं, वो तो आवाज हिंदुओं की भी उतनी होनी चाहिए। इन्होंने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता कि आप हिंदू और मुस्लिम हैं। तो क्या इन तीनों एमपीज ने ये प्रयास किया कि वो माल्डा में जाके इन लोगों से, इंजर्ड लोगों से मिल सके? दूसरा, मैं हैरान हूं अशोक जी कि 8 तारीख से लेके आज 18 होने को आई है, 10 दिन हो गए। असम में भी माइनॉरिटीज उतनी ही मजबूत हैं जितनी कि बंगाल में। असम भी एक बड़ा प्रदेश है वो भी, और वहां पे भी और आप भी इतने समय से एक दिग्गज पत्रकार होने की हैसियत से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या ईस्ट हो, असम और बंगाल तो बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में, 2 प्रदेश हैं। असम में जब वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट होती हैं तो वहां पे ना तो कोई मौत सामने आती है, ना ही कोई इंजरीज होती हैं। यहां तक कि हिमंता बिस्वा ये बयान देते हैं मीडिया को सार्वजनिक कि हमने तो 6 दिन पहले, जब वक्फ प्रोड्यूस हो गया था, राज्यसभा में क्लियर हो गया था और गवर्नर की एसेंट आने भी वाली थी, तब भी हमारे पास में इनपुट्स थे, और इनपुट्स आने के बाद हमने ये प्रयास किया कि कोई हिंसा ना हो सके। आप प्रतिक्रिया की बात करते हैं, प्रतिक्रिया ये होती है कि जहां पे सरकार चलाने वाले ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भाजपा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन हो रही थी असम में? वहां पे भी तो वो इन्फ्लेम कर सकते थे पैशन। तो वहां पे अगर पैशन इन्फ्लेम हुए तो क्या हिमंता बिस्वा ने उस हिंसा को थामने का प्रयास नहीं किया? तो पुलिस तो वहां पे भी, बॉर्डर तो वहां पे भी भारत शेयर करती है बाहर से। तो मेरा सवाल सिर्फ आज तृणमूल से इसलिए है और कांग्रेस से इसलिए भी है कि क्या
हमें आज पीठ थपथपानी नहीं चाहिए उस सरकार की, प्रदेश की, जहां पे ये वायलेंस हो सकता था, वायलेंस नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरा मैं ये सवाल आपसे बार बार ये पूछना चाहता हूं कि क्यों 3 MPs अशोक जी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं गए वो माल्डा? बिल्कुल स्थानीय सांसद हैं, अगर उनके पास इतना वक्त नहीं है, चलो आप कह सकते हो भी ममता बनर्जी मंत्रियों के पास समय नहीं है, 3 स्थानीय सांसद, मैं आ रहा हूं सोफिया जी, तीनों के पास इतना समय नहीं है कि जाकर, क्या वो 3 सांसद भी मुर्शिदाबाद जाने से डर रहे थे क्या? मुर्शिदाबाद में इतना खौफ का वातावरण है क्या? आता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोफिया खान, चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं मुर्शिदाबाद कब होगा हिंदू आबाद। जो हिंदू अपने घर से निकल करके राहत शिविरों में रह रहा है, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है, अपने ही घर में बेघर हो गया है, आखिर वो कब जाएगा? अभी रोहन दुआ ने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल उठाया, 3 सांसद हैं, लेकिन तीनों के पास फुर्सत नहीं है। तो 3 सांसद कहां से स्थानीय सांसद हैं? बोलिए सोफिया जी, तीनों सांसदों के पास समय नहीं है। रोहन, देखिए सबसे पहले अशोक जी मैं रोहन जी से पूछना चाहती हूँ, ये जो असम का उदाहरण दे रहे थे कि असम में भी बॉर्डर है लेकिन वहां पे ऐसे वारदात नहीं हुए, तो साफ साफ मैं कहूंगी कि असम में कोई चुनाव नहीं है। असम में कोई चुनाव नहीं है और आपकी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर चुनाव भी है और आप लोग किसी भी तरीके से बंगाल, भाजपा के लोग किसी भी तरीके से बंगाल को लेना चाहते हैं। जैसे कि अमित शाह ने सांसद में खुलेआम कहा था कि अब बंगाल की बारी है। तो बंगाल की बारी है, अंग्रेजी में एक प्रवर्ब है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो हुक से तो इनको मिला नहीं। एक्सक्यूज मी, मतलब अशोक जी, बोलिए, क्योंकि ये विपक्ष के लोगों का परमानेंट एक्सक्यूज है। अरे आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इस समय तो चुनाव मत करिए। हर 6 महीने में इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। हमेशा अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप चुनाव का नाम नहीं ले सकती। हर 6 महीने में चुनाव होता है और अगले 6 महीने में आपके प्रदेश में चुनाव है भी नहीं। देखिए सच्चाई है, इनका एक पैटर्न बन चुका है। सोफिया जी प्लीज सुनिए एक चीज, एक बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिए। जहाँ ऐसे लोगों ने जमीन का दावा किया है ना, हमने देखा है वहीं पर पहले हिंदू विरोध होता है और उसके बाद भयानक तरीके से एक्सोडस होता है और उस एक्सोडस में हाथ रंगे हुए हैं खून से इनके पार्टी वालों के। आ सकते हैं। अरे कभी तो आपके अंदर की थोड़ी सी इंसानियत जागती होगी। सोफिया जी, ये जो रोहन आप रिस्पॉन्ड करना चाहोगे? हाँ बोलिए रोहन। एक चीज मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलिए मैं कहता हूं आपकी बात मान ली एक समय के लिए कि बंगाल में चुनाव है अगले साल। आपसे मैं सिर्फ एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, मैं एक सिटीजन की हैसियत से ये पूछना चाहता हूं, जब मई 2021 के चुनाव होते हैं उसके बाद जब वायलेंस होता है 5000 हिंदू निकाल कर लेकर आई हूँ, 5000 हिंदू। थैंक यू रोहन, बट मैं 1 मिनट एक इंटरजेक्शन करना चाहती हूँ। बंगालवासी बोलिए, अच्छा आप वो बंगालवासी हो गए। बंगाल, वाह, यही है। जब हिंदू मरता है तो संविधान, हिंदू मरता है तो फूल खिले गुलशन, सब लोग बराबर है। हिंदू मरता है तो हिंदू शब्द नहीं निकलता मुंह से, हिंदू शब्द नहीं निकलेगा सोफिया खान, यही दिक्कत है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है अशोक जी, ये पता है बात किस बात की है? ये बात 1 मिनट भाई, सोफिया जी आप जब से आई है ना इस शो पर, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके बीच में नहीं बोल रही, लेकिन अभी मेरा ना सब्र का बांध टूट चुका है। क्योंकि असलियत ये है, ये किसी को भी, चलो अगर हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देख रहे होंगे ना, ये वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। इनके लिए केवल वोट बैंक है। हो सकता है इनका वोट बैंक बांग्लादेशी हो, उसको भी सर पर बिठा लेंगे ये। देखिए 1 मिनट, ओके 1 मिनट रुकिए, आवाज बंद। मेरी बात पूरी नहीं। मैं 1 मिनट, मैं सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं, उसके बाद चारू जी बोलिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना कि जो घर छोड़ गए वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो बंगाली थे। तो जो टोपियां पहन के जिनके साथ ममता दीदी जो है इफ्तार कर रही थी, टोपियां पहन के जिनके साथ, वो कौन थे? वो बंगाली थे, बांग्लादेशी थे, कौन थे वो टोपियां पहनने वाले? तब आपको मुसलमान ही दिखते हैं, तब आपको मुसलमान ही दिखेंगे। और जब घर से निकल गए तब वो बांग्लादेशी है, तब वो भैया वो तो भारतीय हैं, इंसान है, मरने वाला तब इंसान हो जाता है। बोलिए चारू जी। देखिए यहाँ
पर ये जो बहानेबाजी कर रही है ना अशोक जी, मेरा ना खून खौल रहा है। और मैं बस ये सोचती हूँ कि ये कैसे लोग हैं जिनकी इंसानियत नहीं जागती। बिल्कुल ठीक बोला रोहन ने, जब पिछली बार इनके प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद भी कितने घर जलाए गए, कितनी महिलाओं का रेप हुआ, कितनी बच्चियों का फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बना लिया है जहां पर पॉलिटिकल वायलेंस को ये जस्टिफाई नहीं करते। जो पॉलिटिकल वायलेंस करता है उसको ताज पिनाते ही ऐसे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जहां आज इनको ऐसा लगता है जिनको घर छोड़कर जाना पड़ गया, जो अपने खुद के देश में रेफ्यूजी बन गए, वो तो पराए हैं, लेकिन जो दूसरे देश से आते हैं लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि वो इनका नकली आधार कार्ड बनवा देते हैं, वो इनके अपने हो गए। इनकी राजनीति केवल वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं है इनकी। ये मैं आपको सच बता रही हूं। ये उद्धार मुसलमानों का भी नहीं कर सकते, ये इनका सच है। अगर ये थोड़ा बहुत भी उद्धार कर सकते, 5 साल में हमको पश्चिम बंगाल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। भलाई इस देश में हर धर्म की, हर प्रांत की, हर समाज की, कभी मोदी जी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा हादसे हुए हैं पॉलिटिकल वायलेंस के बंगाल में, 200 से ज्यादा। और इसमें जितने अक्यूज निकले हैं सारे के सारे टीएमसी से जुड़े हुए निकले हैं, हर बार निकले हैं। तो क्या बोलती हूँ मैं तो एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले रहा हूं। मैं तो फिर कह रहा हूं कि भाई ये तो मैं बार बार बंगाल पुलिस की रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, आप इस पे ही चर्चा कर लो, आप इस पे ही चर्चा कर लो। ये कहां लिखा है कि बंगाल पुलिस को नहीं पता कि वहां पे चुनाव हो रहे हैं? बंगाल पुलिस इतनी नाकार है कि उसको पता नहीं कि हिंसा चुनाव के कारण जो है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। आप लोग मतलब झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं, बंगाल पुलिस को भी झूठ बोलना सिखा देते कि वो लोग भी अपनी रिपोर्ट में लिख देते कि भाई बीजेपी वाले चुनाव है इसलिए करा रहे हैं। बंगाल पुलिस को ये फीडबैक नहीं होती, आप लोगों को डिबेट करने में आते तब ये फीडबैक होता है। तो झूठ बोलने से पहले जरा सोच लिया करिए क्या बोल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहा हूं मैं। कर रहे हैं जो शरणार्थी शिविरों में बैठे हैं 7 दिन से, अपने घर नहीं जा सकते डर के मारे, और नेताओं के पास फुर्सत नहीं है उनसे मिलने की। हम नेता कर रहे हैं, बंगाल के 3 सांसद हैं आसपास जो है टीएमसी के हैं, कांग्रेस के हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास फुर्सत नहीं है 7 दिन से। मैं डॉक्टर शिवानंद आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि राशिद अल्वी का बयान आपने नहीं सुना, हफीजुल हसन अंसारी का बयान आपने सुना? आपकी इंडी गठबंधन के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड के, उनका बयान आपने सुना? को अधिकार किसने दिया? इंडिया गठबंधन बोलिए, इंडी क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी की भाषा क्यों बोल रहे सर? मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी सर। नहीं, इंडी क्यों बोलने का? इंडिया बोलिए ना। होता है इंडिया अलायंस। यस, इंडिया। हाँ, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस बोलिए, इंडिया अलायंस। देखिए अशोक जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका, एक पत्रकार और एंकर हो सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे को अभिमान है सर, आप हिंदुओं की आवाज रखते हो, मुस्लिम बांधवों को भी आवाज रखते हो, मेरे को बहुत प्राउड लगता है सर। दूसरी बात देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम में कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, आप बताइए। अभी बीजेपी प्रवक्ता मैडम जो बोल रहे थे कि जो 7 दिन फिर देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? ममता बनर्जी रोक सकते हैं, अमित शाह जी को रोक सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसने रोका है? जाइए, क्यों नहीं जा रहे? जाने का थोड़ा हिम्मत तो दिखाइए। हिंदू कह रहे टीवी पे बैठ के सर, वो बीजेपी एंकर, बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगर देश के पंतप्रधान की जिम्मेदारी क्या है? देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? जाइए ना पश्चिम बंगाल, जाइए, जाके उधर का रिपोर्ट लीजिए, शांतता प्रयास कीजिए, शांति से काम होना चाहिए। शिवानंद जी, दूसरी बार, शिवानंद जी सुनिए, दूसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, हफीजुल हसन अंसारी, नाम सुना इनका? हाँ सुना है सर। कौन है ये? इधर का झारखंड का मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, आपकी सरकार के मंत्री हैं, इंडिया अलायंस के मंत्री हैं। इनका बयान सुना आपने? आप बयान सुना हूं, मैं बताता हूं। इनका बयान है कि मारकाट होगी, भारत बर्बाद हो जाएगा। राशिद अल्वी का आपने नहीं सुना था। अब मैं आपको, और ये वही हाफिज हसन अंसारी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम दिल में शरिया रखते हैं, हाथ में संविधान रखते हैं। संविधान तो हाथ में रखने के लिए कि चलो जब सभा होगी तो दिखा देंगे, बस दिल में तो शरिया है। आज वो कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत को बर्बाद कर देंगे।
अब इस बयान पे बोलेंगे कुछ? अशोक जी ये शुरुआत जो कर रहे हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मस्जिद में घुस के मारूंगा बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मतलब महाराष्ट्र के मंत्री में पहुंच गए, फिर उसके बाद ऐसा करिए ना सर, शिवानंद जी महाराष्ट्र तक क्यों पहुंचे आप? शिवानंद जी आप महाराष्ट्र तक क्यों पहुंचे? आप जो है बंटवारे तक पहुंच जाइए, फिर उसके बाद जो है औरंगजेब तक पहुंच जाइए, क्योंकि हफीजुल अंसर अंसारी को बचाना है, इसलिए दुनिया संविधान तो दिखाने के लिए आप लोग रखते ही हैं संविधान नहीं सर। सब आप लोग सब संविधान दिखाने के लिए रखते हैं। दिल में शरिया, हाथ में संविधान, दिल में शरिया, हाथ में संविधान सर, दिल में शरिया, हाथ में संविधान। ये संविधान दिखाने के लिए आप लोग रखते हैं। संविधान छोड़ दिल में सर बात नहीं किया ना। आपने हफीजुल हसन अंसारी पर एक शब्द नहीं कहा। आपसे चलिए, आपसे आज की डिबेट में तीसरी बार पूछता, हफीजुल हसन अंसारी के बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने जिस तरह से बात अगर रखी है तो उन्होंने तुरंत माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, दोबारा ऐसा कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगा। अगर उन्होंने गलत बात किया है तो कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। आप हो, मैं हो या कोई भी हो, संविधान के हिसाब से सबको कार्रवाई होगा ही। देखिए रोहन, आपने बयान सुना होगा, आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई करेंगे ये? अशोक जी सुनिए, बोलिए। उपराष्ट्रपति जी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे वक्फ बोर्ड के निकाल के ऊपर। अब आप आ गए ना, धमकी, इतना जोर से धमकी। हाँ, कौन सा कानून में लिखा है? नहीं, एक मिनट, चारू जी प्लीज, वो प्रोवोक कर रहे हैं, वो हफीजुल हसन अंसारी से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं हफीजुल अंसारी, मैं इसको जो आदमी मंत्री के पद पे बैठ के भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, उसको आज रात उठा के फेंक देना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है। रोहन, क्या कार्रवाई करेंगे बताइए जरा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, एक सेकंड, मछली की बात रख रहे मणिपुर। हफीजुल हसन अंसारी, रोना बोलिए, वो अंसारी को बचाने में आ गए, वो अंसारी का बचाव कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके हौसले से, देखिए, तो आप सवाल सुनिए ना, अंसारी पे बात कीजिए, क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि रात को उसको उठा के फेंक दे मंत्रिमंडल से? नहीं करेंगे आप। बोलिए रोहन, बोलिए आप। अगर उन्होंने बोलिए, अगर नहीं सर बोला आप सुनकर आया करिए। रोहन बोलेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके कथन को ये सत्य मान लूं कि आपने उसकी कड़ी निंदा करी, क्या आपकी पार्टी आज खड़े होके कचहरे में ये कह सकती है, अपनी तरफ से विटनेस स्टेटमेंट दे सकती है कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं और इस आदमी के खिलाफ में ओएसए एक्ट होना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और एनएसए होना चाहिए, कि क्यों इस आदमी ने इतना प्रोवोकेटिव बयान दिया कि जिस भारत के टुकड़े करने के लिए, इंदिरा गांधी कहती रही कि हम जाके लड़ाई करवाएंगे, आज वो आदमी भारत के टुकड़े करवाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर बोला। डॉक्टर शिवानंद, मैं तो आपसे अप्रैल 8 के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे डॉक्टर शिवानंद, आपने, सरकार तो आपकी है झारखंड में, सरकार तो आपकी है ना, उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना उसमें? डॉक्टर शिवानंद, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश से उठ के गए हैं वो लोग। डॉक्टर शिवानंद, अच्छी बात है, आपने निंदा कर दी। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर बात करूंगा, देखता हूं कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मैं आपको दावे से लिख कर दे रहा हूं, ये जो अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स है ना, ये हाफिज हसन अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो ऐसे ही भड़काऊ बयान देगा। राशिद अल्वी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कहते हैं कि हिंदू जो मरे क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया थी। यह संविधान दिखाने से नहीं होता, संविधान दिल में रखिए, संविधान हाथ में रखने से नहीं होता, दिल में रखिए। सर आज के लिए इतना ही, आपसे सोमवार को सब फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।